जहां यूपी में 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की बात करते हैं। उपचुनाव के लिए आज पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो जाएंगी। आज सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर पहुंच जाएंगी। रामपुर और आजमगढ़ में कल उपचुनाव के लिए मतदान होना है। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और दोनों ही सीटों पर 26 जून को काउंटिंग होगी। तो जहां चुनाव प्रचार कल खत्म हो गया और अब समय है पोलिंग पार्टियों की रवानगी का। ये सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचेंगी और उसके बाद कल सुबह 7 बजे से इन दोनों सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। रामपुर और आजमगढ़ में दोनों ही सीटों पर कल वोटिंग होनी है। 26 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। ये दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी की रही हैं, जहां रामपुर से आजम खां के इस्तीफे और आजमगढ़ से अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद ये दोनों सीटें खाली हुई और अब इन पर उपचुनाव हो रहे हैं। रामपुर में जहां आजम खां पुरजोर तरीके से प्रचार करते रहे हैं और पूरा यकीन समाजवादी पार्टी को है कि एक बार फिर से रामपुर की सीट उन्हीं के खाते में आएगी, तो वहीं आजमगढ़ में भी समाजवादी पार्टी, भाजपा और बीएसपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है प्रचार करने की। यहां तीनों ही पार्टियों ने पुरजोर तरीके से प्रचार किया और यहां पर भी समाजवादी पार्टी का कहना है कि फिर से ये यादवों का गढ़ है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है। ऐसे में आजमगढ़ को फिर से हम जीतेंगे, जबकि भाजपा और साथ ही बसपा के भी दावे अपने अपने हैं। अब देखना होगा कि जनता को किस पार्टी की, किस उम्मीदवार की क्या बात पसंद आई है और उसके तहत जनता किसे चुनती है। फिलहाल कल चुनावों की तैयारियां हो चुकी हैं। कल वोटिंग होगी दोनों लोकसभा सीटों पर। कल वोटिंग डे है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, जहां आज सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर पहुंच जाएंगी। रामपुर और आजमगढ़ में कल उपचुनाव के लिए मतदान होना है। सुबह 7 बजे से 6 बजे तक ये वोटिंग होगी और 26 जून को काउंटिंग डे है। उस दिन परिणाम घोषित हो जाएंगे। देखना होगा कि इन दोनों ही सीटों पर कौन बाजी मारता है। 2024 में जहां लोकसभा चुनाव है, उससे पहले ये इन दोनों ही सीटों पर जिस भी पार्टी को बढ़त मिलती है, जो भी पार्टी जीतती है, उसका क्या फायदा 2024 में होता है, इसे भी देखना होगा। फिलहाल रामपुर से घनश्याम लोधी चुनावी मैदान में हैं और अगर आजमगढ़ की बात की जाए तो यहां से गुड्डू जमाली बीएसपी के प्रत्याशी हैं, यहां निरहुआ हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, ये समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। और चलिए अब सीधा अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। रामपुर और आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सनुज शर्मा, हमारे साथ रामपुर से हैं, तो आजमगढ़ से खुर्रम नौमानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सनुज, आप ही का रुख करेंगे। बताएं कि पोलिंग पार्टियों की रवानगी का आज दिन है, उसे लेकर क्या अपडेट है? रामपुर के मंडी पार्टियां हैं वो रवाना होना शुरू हो गई हैं और कल रामपुर में वोटिंग होगी और उसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। ये देखिए कि जो यहां पर जो मतदान कर्मी है, ये अपना ड्यूटी चार्ट लेने के बाद और उसके बाद जो ईवीएम है और जो अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो इनको अलॉट कर दिए गए हैं और कुछ ही देर बाद ये यहां से रवाना होना शुरू हो जाएंगे। रामपुर के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि रामपुर में करीब 17,07,000 जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जो 2558 बूथ यहां पर बनाए गए हैं और उन बूथ पर ये जो आप देख रहे हैं मतदान कर्मी बैठे हैं, करीब 9,000 से ज्यादा जो मतदान कर्मी है उनकी यहां पर ड्यूटी लगाई गई है। 25 सेक्टर और 125 जोन और 154 सेक्टर में पूरे रामपुर जनपद को बांट दिया गया है। बात अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस का जो सख्त पहरा है वो यहां पर रहेगा और ये मतदान कर्मी जो है यहां से कुछ ही देर बाद रवाना होना शुरू हो जाएंगे। कुछ मतदान कर्मी ऐसे हैं कि जो यहां से रवाना भी हो गए हैं। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि रामपुर की रणभूमि आखिर विजयश्री का बिल्कुल मिलेगा होगा और यहाँ पर जो चुनाव है इसमें यूं तो करीब जो 6 प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में है, लेकिन सीधे मुकाबले की बात करें तो जो समाजवाद बिल्कुल सनुज, सीधी टक्कर यहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी में दिख रही है फिलहाल, लेकिन जनता का क्या फैसला है ये तो 26 को ही पता चलेगा। लेकिन आजमगढ़ में किस तरह की तैयारी है ये भी जान लेते हैं। खुर्रम नौमानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी खुर्रम नौमानी, आप भी कुछ तस्वीरें दिखाएं, किस तरह की तैयारी यहाँ पोलिंग पार्टियों के रवाना होने की हो रही है इस वक्त आजमगढ़ में और क्या कुछ अपडेट है कल होने वाली वोटिंग को लेकर? तो दिखाओ, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पोलिंग पार्टियां लगभग तैयार हैं और ये सभी लोग अभी भी थोड़ी देर में अपने अपने पोलिंग बूथों की ओर रवाना हो जाएंगे।
आजमगढ़ में लगभग 18.5 लाख मतदाताओं को वोट करना है और ये वोट आजमगढ़ की 5 विधानसभा सीटों पर होगा, जिसमें गोपालपुर, सगड़ी, सदर, मुबारकपुर और मेहनगर विधानसभा सीटें आती हैं। और सबसे पहले मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि आजमगढ़ में 2 लोकसभा सीटें हैं। एक लोकसभा सीट लालगंज जो पहले से बसपा के पास है, और सदर सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। और इस उपचुनाव में तीनों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल निरहुआ, बीएसपी के शाह आलम और धर्मेंद्र समाजवादी पार्टी की ओर से, तीनों लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी ये स्थिति बिल्कुल साफ नहीं कही जा सकती है कि किसके पक्ष में वोट जाएगा, लेकिन प्रशासन ने निष्पक्ष मतदान कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ सिविल पुलिस के जवान भी तैनात होंगे और ये सारे लोग मतदान यहाँ पहुंच चुके हैं और ये लोग थोड़ी देर में ये पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो जाएंगी। बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं उससे पहले की जो तैयारी चल रही है, और सनुज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सनुज, आप भी तस्वीरें दिखा रहे थे। सनुज, जब प्रचार पूरा हो चुका है और सभी पार्टियों ने जो भी अपनी बात थी जनता के सामने रख दी है, जनता ने भी लगभग अपना मूड बना लिया होगा, कल जो मतदान केंद्रों पर कैसी तस्वीरें सामने आएंगी, क्या प्रशासन का क्या टारगेट है, कुछ चुनौतियां हैं उनके सामने? हाँ, देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। प्रशासन के सामने सबसे जी गर्मी में मतदाताओं को घर से निकाल कर लाना, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना, ये ऐसी तमाम चीजें कहीं ना कहीं जो जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन जी ठीक है सनुज, आपकी आवाज साफ नहीं है और फिलहाल जो जितना हम जान पाए आपसे, आपने कहा कि गर्मी में वोटिंग के लिए सभी मतदाताओं को बाहर लाना एक बड़ी चुनौती है। वाकई ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि लोग ज्यादातर गुरेज करते हैं गर्मी में घर से बाहर निकलना, लेकिन ये उनका अधिकार है जिसका इस्तेमाल उन्हें जरूर करना चाहिए। और इन दोनों ही क्षेत्रों की जो तस्वीरें हैं हमारे संवाददाताओं ने दिखाई हैं आजमगढ़ और रामपुर से। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी और तस्वीर के लिए। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही मिशन 2024 की तैयारी भी शुरू कर दी और आज से बूथ सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत पार्टी के सांसदों को 100 कमजोर बूथों की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं विधायकों को 24 बूथों का काम सौंपा गया है। यूपी के जो सांसद केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्हें यूपी के अलावा दूसरे राज्यों के बूथों की जिम्मेदारी भी दी गई है। इन कमजोर बूथों की जो भी रिपोर्ट होगी वो 30 जून तक तैयार कर पार्टी आलाकमान को देनी पड़ेगी और इसी रिपोर्ट की रणनीति के बाद भाजपा तैयारियों में जुटेगी। तो ये 2024 का अब प्लान भारतीय जनता पार्टी का आप देख रहे हैं, जहां सांसदों को और विधायकों को कमजोर बूथों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए तैयार किया गया है। तो चलिए, बूथ विजय का क्या है बाहुबली प्लान, ये अब जान लीजिए। 2024 की तैयारियों में भाजपा अभी से जुट गई है। 2 साल का हालांकि अभी समय है। आज से बूथ सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत भाजपा ने कर दी है। यहां 30 जून को सौंपी जाएगी अपने कमजोर बूथों की रिपोर्ट, जिसमें पार्टी के सांसदों को 100 कमजोर बूथों की जिम्मेदारी दी गई है। यहां विधायकों को 25 बूथ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि सांसदों के पास बड़ी जिम्मेदारी है। 100 कमजोर बूथों की जिम्मेदारी उन्हें निर्वहन इसका करना होगा और विधायकों को 25 बूथ दिए गए हैं। तो ये मेगा प्लान है 2024 के लिए भाजपा का, जिसकी तैयारियों में भाजपा अब जुट चुकी है। और चलिए अब बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के आज यूपी बोर्ड के मेधावी छात्रों से मुलाकात की। ये मुलाकात सीएम आवास पर आज होने जा रही है। सुबह 11 बजे छात्रों से मुलाकात का कार्यक्रम है सीएम का। इसके साथ ही सीएम योगी मेधावी छात्रों को सम्मानित भी करेंगे। दरअसल सीएम योगी ने प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ 10 मेधावी छात्र हैं जिन्हें बुलावा भेजा है। आज यूपी बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने वाले लखनऊ के मेधावी छात्रों से सीएम मुलाकात करने जा रहे हैं। कल उन्होंने मुरादाबाद में इन छात्रों से मुलाकात की थी और आज सीएम आवास पर इन सभी मेधावी छात्रों को बुलाया गया है। इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा और साथ ही इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की जाएगी। इन्हें बधाई दी जाएगी सीएम योगी की तरफ से। मेधावी छात्रों को आज सम्मानित करने का ये कार्यक्रम है। सीएम आवास पर लखनऊ में आज ये मेधावी छात्र पहुंचेंगे, जहां सीएम योगी से मुलाकात तो वे करेंगे ही, उनके हाथों सम्मान भी प्राप्त करेंगे और उनकी मेहनत को यहां सराहने की बहुत जरूरत है ताकि भविष्य में
ये समाज में न सिर्फ अच्छे नागरिक बने बल्कि देश के विकास में एक बड़ी भूमिका भी निभाए। उत्तर प्रदेश के विकास में इनकी बड़ी भूमिका हो, ऐसे में इनके प्रोत्साहन के लिए ये कार्यक्रम रखा है, जहां मेधावी छात्रों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे। और वहीं योगी की टैलेंट पाठशाला की जानकारी भी आपको दे देते हैं, जहां सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्रोत्साहित आज सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। सरकारी स्कूल के सभी छात्र होंगे। यूपी बोर्ड के मेधावी छात्रों से संवाद आज सीएम करने वाले हैं। अलग अलग जिलों से ये छात्र बुलाए गए हैं। सीएम योगी बच्चों को सम्मानित भी करेंगे। यहाँ बच्चों के टैलेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। तो जो भी मेहनत करने वाले, मेहनतकश ये बच्चे हैं जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, जिन्होंने कई रैंक हासिल किए हैं इस बोर्ड परीक्षा में, अब उनके सम्मान का दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इनके टैलेंट को बढ़ावा मिलेगा। इन सभी को सम्मानित किया जाएगा। और चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का, जो कि अग्निपथ योजना से जुड़ी हुई है। सरकार और सेना के बाद अब युवाओं से सीधा संवाद कर भ्रम दूर करने की तैयारी है। इसके लिए आज सुबह 11 बजे पूर्व थल सेना अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर युवाओं से संवाद करेंगे। इस वर्चुअल संवाद में युवाओं को अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो जहां भाजपा की तरफ से, सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो सही इस पूरी योजना की बातें हैं ये युवाओं तक नहीं पहुंच पा रही है और भ्रम की स्थिति है, भड़काया जा रहा है युवाओं को, जिसकी वजह से ये प्रदर्शन इस योजना के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अब केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को ये जिम्मा दिया गया है कि वे युवाओं से वर्चुअली जुड़े, उनसे संवाद करें और जो डाउट उनके मन में है, जो भी शंकाएं उनके मन में हैं, उन्हें दूर किया जाए और इस योजना के जो लाभ हैं वो सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी और के माध्यम से या भड़काने से युवा भ्रमित ना हो, वे डिरेल ना हो। ये युवाओं के फायदे के लिए है, सेना के सशक्तिकरण के लिए है और ये सीधा संवाद अब होगा। यूपी में बदमाशों के खिलाफ प्रशासन का ऑपरेशन एनकाउंटर जारी है। यहाँ के बुलंदशहर और हापुड़ में फिर से मुठभेड़ के दौरान बदमाश पकड़े गए हैं। बुलंदशहर में स्वाट टीम और शिकारपुर पुलिस ने 2 बदमाशों को घायल कर गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से लूटी गई नकदी, आभूषण, अवैध असला, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। जबकि हापुड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। इस बदमाश के कब्जे से भी एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, सोने की चेन और एक बाइक बरामद की गई है। उधर यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान भी जारी है। इसके ताजा तस्वीरें अब औरैया से सामने आई हैं। यहां नेशनल हाईवे की जमीन पर बीते कई सालों से कब्जा किए लोगों की दुकानों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन जब नोटिस के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया, तब प्रशासन के आदेश पर टोल कर्मियों ने अपनी 3 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराने के लिए उसकी मदद ली है, जिसके बाद बुलडोजर की मदद से अवैध कब्जे को हटाया गया है। लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई से नाराज एक कोर्ट ने टोल मैनेजर और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अवैध कब्जे को ढहाया गया है। उधर लखनऊ में दबंगों की गुंडागर्दी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां करीब 24 लोगों ने एक परिवार को जमकर पीटा, गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। इस दौरान सड़क पर लोग मूक दर्शक बने रहे, जबकि चंद कदमों पर ही पुलिस की चौकी भी थी, लेकिन वहां पर कोई भी पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा। ये तस्वीर आप देखिए जहां दबंगों ने किस तरह से एक परिवार के लोगों को बुरी तरह से पीटा है। करीब 24 लोगों ने एक परिवार को जमकर बीच सड़क पर पीटा, गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए और इस दौरान सड़क पर जो आसपास लोग मौजूद थे वे सिर्फ तमाशबीन बने रहे, मूक दर्शक बने रहे। बढ़ेंगे आगे। बस्ती की सबसे प्राचीन और पौराणिक नदी राम रेखा का अस्तित्व खतरे में है। राम रेखा का अपना अस्तित्व बचाने के लिए किसी भागीरथ का इंतजार है। पौराणिक नदी गंदगी और जलकुंभी की वजह से अब एक नाले में बदल गई है। अगर नदी की साफ सफाई नहीं की गई तो ये नदी विलुप्त हो जाएगी।
कभी माता सीता की प्यास बुझाने वाली नदी का अस्तित्व आज खतरे में है। बस्ती की राम रेखा नदी आज वीरान पड़ी हुई है। साफ सफाई के अभाव में नदी नाले में तब्दील हो गई है। हालात ये हो गए हैं कि इस नदी में पानी की जगह कीचड़ नजर आती है। अब साधु संत खुद ही इस नदी की सफाई में जुटे हैं, जिससे कि श्रद्धालु को साफ पानी मिल सके। मान्यता है जिसमें भगवान अपने बाणों से इसको बहवाए हैं। पानी की व्यवस्था नहीं थी तो राम अपने बाणों से रेखा खींचा, तब इसका नाम पड़ा है राम रेखा नदी। पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान राम सीता जी से विवाह कर जनकपुर से अयोध्या लौट रहे थे तो रास्ते में माता सीता को जोरों की प्यास लगी। आसपास जल का कोई इंतजाम न देख भगवान राम ने अपने बाण से एक रेखा खींच दी, जिससे जल धारा प्रवाहित होने लगी, जिसके बाद सभी ने अपनी प्यास बुझाई थी। लेकिन अब इस नदी को तारणहार की जरूरत है। तो हमने उसी दिन संकल्प किया कि पहले स्वयं आगे आकर के उसके बाद जो है इसको हम सफाई अभियान इसका शुरू करेंगे। जलकुंभियों जो भी खरपतवार इसमें जमा हुआ है, उसके बाद और लोग इसमें आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और इसकी सफाई होगी। आज 20-22 दिन हो गया है इसका सफाई कराते हैं और करते हैं हम लोगों का। यहाँ से आप वहाँ तक देख सकते हैं कितनी, आप 150 मीटर करीब जो है ये साफ हो चुका है। वैसे तो बस्ती जिले में 7 नदियां हैं जिनकी अपनी मान्यता है, लेकिन राम रेखा नदी का अपना महत्व है, जिसके लिए ये योजना बनी थी। राम रेखा नदी को घाघरा से जोड़ने की तैयारी भी की गई, लेकिन इस योजना पर काम नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। मंदिर के फर्स्ट फ्लोर में 13 दरवाजे लगेंगे और रामलला के गर्भगृह में एक बड़ा दरवाजा लगेगा, यानी कुल 14 दरवाजे लगाए जाएंगे। मंदिर का प्रथम तल जनवरी 2024 को दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। ये जानकारी खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में दी गई। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या का श्री राम मंदिर, भव्य मंदिर, वो मंदिर जिसका सभी को इंतजार है। श्री राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। प्लिंथ का काम करीब करीब पूरा होने वाला है, क्योंकि राम मंदिर के लिए तराशी गई शिलाओं को तांबे की पत्तियों से जोड़ा जा रहा है। श्री राम मंदिर की 3 मंजिला इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर 14 दरवाजे लगाए जाएंगे। गर्भगृह के दरवाजों के अलावा 13 और दरवाजों पर किस तरह की डिजाइनिंग होगी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में चर्चा हुई। मंदिर बन रहा है तो उसमें दरवाजे भी लगेंगे, तो दरवाजों में ऐसे 14 दरवाजे हमारे ग्राउंड फ्लोर पर लग रहे हैं। गर्भगृह के दरवाजे के साथ साथ 13 दरवाजे और लगेंगे। उन दरवाजों पर भी कैसे दरवाजे हों, उसकी डिजाइनिंग कैसी हो, इस पर भी चर्चा हुई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ट्रस्ट की बैठक में चेक बाउंस का भी मुद्दा उठा, जिस पर ट्रस्ट ने साफ किया कि ऐसी कोई जानकारी नहीं। हमने पहली बार ही कहा था कि 3200 करोड़ की धनराशि देश के राम भक्तों ने सभी ने समर्पित किया है और वो हमारे बैंक खाते में आ चुकी है। इसकी घोषणा की गई थी। बैंक बाउंस चेक का विवरण कहाँ से आपको मिला, ये अभी मेरे पास हम नहीं आया है, क्योंकि ये एक बैंक नहीं, पूरे देश भर के बैंकों में गया था। इसका डाटा इतने आसानी से सुलभ हो जाना आपको कहाँ से मिलता है मैं नहीं बता सकता। हमारे देश के बड़े श्रद्धालु, अच्छे दानदाता कभी कभी चेक तो भेज देते हैं, हस्ताक्षर करना भूल जाते हैं, कभी कभी उसका डेट गलत लिख देते हैं, कभी कभी उसको लिखने में उसको रिपीट कर देते हैं। इन सब बातों से चेक्स बाउंस हुआ करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राम मंदिर की प्लिंथ के निर्माण का 40% का काम पूरा हो गया है और गर्भगृह और रिटेनिंग वॉल का काम एक साथ चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।